बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आवाम का। 9 महीने इस कौम ने इंतजार किया है कि कोई कौमी सलामती पॉलिसी नाम की चीज आ जाएगी और बहुत सारे मसले, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि हम ये जो जंग लड़ रहे हैं इसके लिए लाए अमल हमारी हुकूमत ने अवाम के वास्ते क्या रखा है। आज जो कौमी दाखिली सलामती पॉलिसी सामने आई है, गो के हमें इंतजार करना चाहिए उसकी डिटेल्स आने के लिए, लेकिन उसने एक बड़ी वाजे तज्जिया बड़ा वाजे आ रहा है कि शायद उसने ज्यादा कंफ्यूज कर दिया इस अवाम को। ना उसमें फैसला हुआ है कि खुल के मुज़ाकरात होंगे, ना खुल के ये फैसला हुआ है कि ऑपरेशन किया जाएगा। वही कशमकश, वही कंफ्यूजन जो कि आज से 9 महीने पहले से चल रही है, इस पॉलिसी के बाद भी वहीं की वहीं खड़ी है। पूरा ऐवान जो पार्लियामेंट का था वो आज भी मुंतजिर था और इस तकरीर उसके बाद जो वजीर दाखिला की हुई उसके बाद भी यही सवाल रहा कि पॉलिसी है क्या। बहरहाल जो कौमी सलामती पॉलिसी के खद्दोखाल आए हैं सामने कि सिक्योरिटी पॉलिसी के 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा सीक्रेट होगा, दूसरा स्ट्रेटेजिक होगा और तीसरा ऑपरेशनल होगा। ये भी कहा गया कि यहां तक जो बात है ये पूरा वाजे स्ट्रक्चर दे दिया गया है। अब इसमें जो पहला हिस्सा सीक्रेट है शायद वो ही असल पॉलिसी है, लेकिन वो सामने नहीं आ सका। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए नेक्टा बुनियादी अथॉरिटी होगी। नेक्टा के तहत ज्वाइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट कायम किया जाएगा जो कि 26 पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो हमारे इदारे हैं सिविल और फौजी उनके ऊपर मुश्तमिल होगा। इसके साथ साथ वफाक और सूबों में रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स तश्कील दी जाएगी। फोर्स इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई करेगी। वजारत दाखिला में नया सिक्योरिटी डिवीजन बनाया जाएगा। सिक्योरिटी डिवीजन वफाक सूबों इंटेलिजेंस को कोऑर्डिनेशन उनसे करेगा। फौरी रिस्पांस फोर्स का दायरा कार सूबों तक फैलाया जाएगा। काउंटर टेररिज्म को हेलीकॉप्टर दिए जाएंगे फोर्स को। वजारत दाखिला में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के दरमियान सिविल आर्म फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के लिए सेल कायम किया जाएगा। ये मोटे मोटे जो नुकात हैं वो इस पॉलिसी के हैं। इसमें कहीं भी ये समझ में नहीं आ रहा कि हमने मुज़ाकरात किस तरह, किस टाइम फ्रेम में और कहां तक करने हैं। यह भी नहीं कहा गया कि ऑपरेशन के हवाले से क्या जो पॉलिसी है वो इख्तियार की जाएगी। बहरहाल जाहिर है ऑपरेशन के हवाले से बतानी भी नहीं चाहिए, लेकिन उसका इंतजार बहरहाल था कि कोई फैसला बय्यन तरीके से सामने आएगा। उसके बाद इमीडिएटली एक और अहम मीटिंग हुई है और शायद इसी इबहाम को दूर करने के लिए हुई जो कि जनाब आर्मी चीफ साहब की और प्राइम मिनिस्टर की हुई है, जिसमें जराए ये बता रहे हैं कि ये बात कह दी गई है कि आप जो भी ऑपरेशन किया जाएगा उसका इख्तियार आर्मी चीफ को दे दिया गया है। इसके साथ साथ इस हवाले से जो भी पॉलिसीज हैं और इसमें यह भी कहा है उन्होंने कि अगर ऑपरेशन फोर्सेस करेंगी और ऑप्शन मौजूद है कि ग्राउंड ऑपरेशन भी किया जाएगा, जमीनी ऑपरेशन भी किया जाएगा, उसके लिए फौज को इख्तियार भी दिया गया है। लेकिन अगर ऑपरेशन हुआ तो फिर फोर्सेस को वहां स्टे करना पड़ेगा, उस इलाके से निकलना नहीं पड़ेगा। अब ये वो सारी बातें हैं जो कि आज की इस ब्रीफिंग में या जो मुलाकात है उसमें जराए बता रहे हैं। पूछना यही है कि इस पूरी जो सूरत हाल है इसके अंदर अभी तक हमने एक वाजे जगह, एक वाजे मकाम, एक पॉलिसी तक क्यों नहीं पहुंच सके और कहीं आज की जो कौमी सलामती पॉलिसी है उसने मजीद इबहाम तो नहीं पैदा कर दिया और इस इबहाम को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं या इसका किस तरह से शिकार हो सकते हैं, यह भी एक बहुत ही अहम सवाल होगा जो कि आज हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के सामने रखेंगे। एक मुख्तसर से ब्रेक लेते हैं, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ पैनल ज्वाइन करेगा, आप हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन करिए मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, रुकने कौमी असम्बली है। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया आपकी आमद का। जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वजीर बराए तजारत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब वसीम अख्तर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा है, एक भरपूर आवाज है, उनकी बात में बड़ा वजन होता है और आज भी उनसे बात करेंगे पॉलिसी के हवाले से। और लास्ट बट नॉट लीस्ट में हमारे बहुत मोहतरम जनाब सिराजुल हक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर वजीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पेशावर से। आप सब लोगों को वेलकम करते हैं और शाजिया आपसे शुरू करते हैं कि आज जो ये पॉलिसी हमारे सामने आई है, बाद में खैर मैं उस पर भी जाऊंगी जो खत आया है शाहिदुल्लाह शाहिद साहब का, लेकिन ये जो पॉलिसी आई है इसकी कोई समझ आई है आपको कि पहला हिस्सा सीक्रेट, दूसरा स्ट्रेटेजिक, तीसरा ऑपरेशनल, क्या मुराद है? शुक्रिया असमा। सबसे पहले तो अभी तक पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है वो हमें मौसूल नहीं हुआ।
البتہ پالیسی مرتب ہوئی ہے اور کابینہ نے اس پر اپنی رائے دی، اسے انڈورس کیا ہے، یہاں تک تو انفارمیشن ہے. اور یہ بھی پتہ چلا ہے آج چودھری نثار صاحب کے ذریعے کہ شاید ایک کاپی جو ہے وہ سیکریٹریٹ قومی اسمبلی کو دے دی گئی ہے، اور اب ہمیں شاید کچھ روز میں کاپیز ملیں گی. ہمیں کاپیز نہیں ملی ابھی تک اس پالیسی کی، لیکن اس پر شاید جو سٹیٹمنٹ وہ دینا چاہ رہے تھے آج، وہ بھی سٹیٹمنٹ کیونکہ خورشید شاہ صاحب نے بتا دیا ہے کہ اس سے کنفیوژن مزید بڑھ گئی ہے. اچھا ہوتا کہ سٹیٹمنٹ پالیسی پر زیادہ فوکس کرتی اور دیگر چیزوں کو آج اگر چودھری صاحب بھول جاتے، اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ ڈائریکشن پر بات کرتے کہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں گے گیون دا سچویشن جو اتنی ٹینس ہو گئی ہے، باوجود اس کے کہ ہم نے تو کوشش کی کہ رسپانسبلی بہیو کریں اور ڈائیلاگ کو بھی پروموٹ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن خون اتنا بہہ چکا ہے اسما کہ یقیناً اب پوری قوم چاہتی ہے کہ حکومت کا جو سٹینس ہے وہ کلیئرلی سامنے آئے. اور خاص طور پہ کیونکہ آج وزیر اعظم صاحب تشریف لائے تھے پارلیمنٹ میں، تو ہم یہ امید کر رہے تھے کہ ایک مفصل ان کی جانب سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آئے گی جو کہ میرا خیال ہے چیزوں کو ایک کلیئرٹی سے ہم سمجھ سکیں گے. انہوں نے چند جملے فرمائے تھے بعد میں جب چودھری صاحب نے لمبی سٹیٹمنٹ دی، اور انہوں نے چودھری نثار کی سٹیٹمنٹ کے بعد کیونکہ خورشید شاہ صاحب نے اس پر اپنی سٹیٹمنٹ دی تھی اور بڑی انہوں نے، میں سمجھتی ہوں کہ بیلنسڈ پریکٹیکل گراؤنڈ پر مبنی جو بات کی تھی، جس کو وزیر اعظم صاحب نے بالکل کہا کہ جی یہ احساسات ہیں اور یہ قوم کے احساسات ہیں، اور انہوں نے اپریشیٹ کیا. اور جو ایک رائے انہوں نے دی تھی کہ دیکھیں آپ ہمیں، بے شک پارلیمنٹ میں کئی چیزیں حساس نوعیت کی ہوتی ہیں، یہاں اور بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، اسی لیے وہ انفارمیشن جو مکمل طور پہ یہاں شیئر نہیں ہو سکتی سینسٹیو ہے بہت ان نیچر. اور ہم سمجھتے ہیں، ہم خود حکومت میں رہے، ہم اس چیلنج کو سمجھتے ہیں، گو کہ ہم پر اس وقت تنقید ہوتی لیکن ہم بہت پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں. تو آپ جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں سیاسی جماعتیں، ان کے لیڈران کو، ان کے جو ہیڈز ہیں ان کو بلا لیں، آپ ہمیں اعتماد میں لے لیں، اور اس بات پہ بھی یقین کیجئے کہ جو باتیں میٹنگ میں ہوں گی وہ باہر ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں آنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب نے یہ بہت کلیئرلی اور ایک اچھی پرائم منسٹر نے خیر ان کی حوصلہ افزائی کی، اور بالکل انہوں نے لیکن پالیسی کیا ہے وی ڈونٹ نو. آپ کو بھی نہیں پتا. The statement was confusing in itself. It was just going round in circles, but on the dot کسی ایسی بات کو کلیئر نہیں کیا گیا جس کو لے کر کے آج ہم بہت پریشان ہیں. ہم انٹینشن کو تو چیلنج کئی، ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھی انٹینشن کے ساتھ گورنمنٹ، ابھی خرم بھائی سے پوچھیں گے بھی، لیکن وسیم بھائی آپ بتائیے گا کہ ایک جو پالیسی جس کی آپ کو ایکسپیکٹیشن تھی، کیا آج ویسی ہی پالیسی آئی ہے؟ آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا ضرورت تھی ایلیبوریٹ کرنے کی، فیصلہ کن بات کرنے کی، فیصلہ کرنے کی، وہ نظر آیا کہیں پہ؟ جی وسیم بھائی میری آواز آئی ہے آپ کو؟ میرا سے لائن ڈراپ ہوئی ہے. سراج الحق صاحب آپ کا کیا کہنا ہے اس پالیسی کے حوالے سے؟ سر بعد اپنے کابینہ کا اجلاس بلا کر ایک پالیسی وضع کرتا، اور آج جو محترم نثار خان نے بیان سٹیٹمنٹ دیا ہے، ایک لحاظ سے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ پہلے جو پیپل پارٹی کی حکومت تھی اس نے تو بالکل اپنے آپ کو ایک طرف رکھا تھا اس طرح کے تمام امور کے حوالے سے، اور سب کچھ چھوڑا تھا کہ وہ جانے، حفاظت جانے، سیکورٹی سرحدات جانے، اور اس نے تو صرف حکومت کرنے کا ایک نہیں. مگر سراج الحق صاحب کیسے آپ یہ نہیں، ایک سیکنڈ سر سنیں تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی تو پھر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتی تھی، قومی سلامتی کمیٹی تھی پارلیمان کی جس میں یہ سارے معاملہ ڈسکس ہوتے تھے، تمام فیصلے پارلیمنٹ سے ہوتے تھے. جی میری پوری بات سنیں. بہرحال میں اس پہ مسلم لیگ کی حکومت کی تشکر کرتا ہوں کہ انہوں نے معاملات میں یعنی دھمکنے کی کوشش کی ہے اور ایک حل کی طرف آگے جانے کی کوشش کی ہے. جہاں آج کی پالیسی ہے تو سچی بات یہ پالیسی ہے، سلامتی کا اس میں ابھی بہت ساری چیزیں نہیں ہے،
اس لیے کہ کیونکہ خفیہ ہے تو خفیہ چیز سے ہر کوئی اپنا تشریح کرتا ہے. ایک آدمی ایک طرح اس کو دیکھتا ہے, دوسرا آدمی دوسرے طرح اس کو دیکھتا ہے. لیکن یہ کام جو انہوں نے کیا ہے کہ ایک ڈبیٹ کے لیے پالیسی پارلیمنٹ کے اندر رکھا ہے. اب تمام پارلیمنٹ کے ممبران اس پہ بحث کرے اور کنسنسس کے ساتھ جو بھی پالیسی بنتی ہے میرے خیال میں وہ لحاظ سے قومی پالیسی بن جائے گی. جہاں تک موجودہ سچویشن میں ہے, صورتحال ہے, تو اس میں ہمارا یہی موقف ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی اس طرح جمہوری حکومت قائم ہے. تو ہونا تو چاہیے تھا کہ نواز شریف صاحب صوبوں کو بھی آن بورڈ لے لیتے. سراج الحق صاحب, چودھری نصاب نے تو یہ کہا کہ ہم نے سارے صوبوں کو کہا, ساری پارٹیوں کو کہا, سوائے ان پٹ دینے کے متحدہ قومی موومنٹ کے کسی نے ان پٹ ہی نہیں دیا. تو یہ تو وہ آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں, آپ اس بات کی تردید کر رہے ہیں کیا؟ سینئر منسٹروں خیبر پختونخوا کا اور وزیر اعلیٰ صاحب نے کل رات تک مجھے بتایا کہ کوئی مشورہ نہیں ہوا ہے اور خط کا بھی کوئی ذکر انہوں نے نہیں کیا ہے, اور ہم نے اسمبلی میں بھی بات کی ہے. لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ خط و کتابت کا نہیں ہے. اگر آدھی رات بھی وزیر داخلہ بات کرتے کہ آئیے قوم ٹھیک, اچھا آپ سے مشاورت نہیں ہوئی, ٹھیک, یہ ویلڈ پوائنٹ ہے سر, نہیں یہ اہم پوائنٹ ہے. یہ وسیم بھائی آپ نے شکوہ سنا ہوگا کہ سراج الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا ایک اہم صوبہ ہے, بالکل ہے, ان سے مشاورت نہیں ہوئی ہے. چودھری نثار کہہ رہے ہیں ہم نے بارہا کہا, کسی نے سوائے ایم کے ان پٹ ہی نہیں دیا. آپ اس پالیسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کنفیوژن برقرار ہے, یہ کنفیوژن کو دور کر رہی ہے, اور مشاورت کیوں نہیں کی گئی؟ بالکل مشاورت ہونی چاہیے تھی. یہ ایشو ایسا ہے, اور جو آج پالیسی سامنے آئی ہے, دیکھیں آسما, مریض جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے, آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے, اور آپ منصوبہ بندی دے رہے ہیں بڑی لمبی, 28 ارب کی آکسیجن آئے گی تو مریض کو لگے گی, اور اس میں بہت ساری پوشیدہ چیزیں ہیں. مطلب اس میں تو چونچو کا مربع بن گیا. یہ کب تک چلے گا؟ روز لاشیں گر رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں. مطلب اس پہ تو وہ جو وار فوٹنگ پہ بات ہوتی ہے وہ کرنی چاہیے. کوئی فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی پوری قوم, ایک ہمت والا, بہادری والا فیصلہ. لوگ مر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ بنکرز میں بیٹھے ہوئے بڑے لیڈران جن کے پاس سیکیورٹی ہے وہ نہیں مر رہے, عوام مر رہی ہے. فوجی جو سرحد پہ لڑ رہا ہے اس کی گردنیں کٹ رہی ہیں, بچیاں مر رہی ہیں اسکول کی. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اس میں آپ مصلحت پسندی کا شکار نہ ہوں. اگر کوئی آپ کے پیج پہ نہیں بھی ہے تو خیر ہے, کوئی بات نہیں. اگر آپ کو کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے کوئی ڈر ہے تو آپ کو ایک وسیع تر مفاد, ملکی مفاد, ملک کو بچانے کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا. یہ سیاسی والا معاملہ نہیں ہے. نہیں, آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اب جو یہ پالیسی آئی اس کے بعد پھر دو ملاقاتیں, بہت اہم ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کی. اس میں ممکنہ طور پہ کہا گیا ہے کہ آپریشن کا اختیار وزیر اعظم نے ان کو دے دیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ فلور آف دا ہاؤس یہ سب فیصلے ہوتے, قوم کو آگاہ کیا جاتا, اس کے بعد سپردگی ہوتی. سنیں, جی, ہم ایکسپیکٹ یہی کر رہے تھے کہ یہ ہمت کا مظاہرہ ہوتا. فلور آف دا ہاؤس پہ پارلیمنٹ جس میں نمائندگی موجود ہے پورے ملک کی, اس کے سامنے یہ بات کی جاتی. پتہ نہیں کیا اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ کیوں رکھا ہوا ہے, کس سے گھبراہٹ ہے. مگر میں یہ بات رکھوں گا, مجھے علم نہیں ہے کہ اس میں کیا ڈیسیشنز ہوئے ہیں. جو بریفنگ دی گئی ہے, الگ سے 2 میٹنگ ہوئی ہیں پرائم منسٹر صاحب اور چیف آرمی اسٹاف سے, تو اس میں جو آپ بتا رہی ہیں, آپ کے باتیں سننے کے بعد تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو الطاف بھائی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس مسئلے کو ٹیک اوور کرنا چاہیے فوج کو, تو اس نے کر لیا ہے. پھر اس کا مطلب ٹیک اوور, صرف دہشت گردی کی جنگ کی بات کر رہا ہوں میں, خدا نہ خواستہ مارشل لاء کی بات نہیں کر رہا ہوں. نہ ہمارا کوئی ایسا ایم تھا, نہ ہماری کوئی ایسی بات تھی. ہاں, اس ایشو پہ اگر گورنمنٹ ہچکچاہٹ مصلحت پسندی میں ہے تو آج فوجیوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں. اس میں پھر ٹیک اوور ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں پھر ٹیک اوور ہوا ہے. لیکن وہ اس معاملے کے اوپر ہوا ہے. ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی کے حوالے سے تو یہ بات میرے خیال ہے کرنی بھی نہیں چاہیے. ہم لوگ, آپ لوگ یہ بات تو کر بھی نہیں سکتے. یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل ڈیموکریسی کی بات ہی نہیں کر رہا میں. صحیح بات, ڈیموکریسی کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں تو ایک ایشو پہ بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کا یہ جو شبہ ہے, آپ کا یہ شبہ بالکل ہمیں بھی اس کی ہی بھنک پڑی ہے. اسی لیے ہم پوچھ لیتے ہیں خرم بھائی, یہ اگر یہ میسج گیا ہے کہ فلور آف دا ہاؤس جو فیصلے ہونے چاہیے تھے وہ بند کمرے میں ہو رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اچھا میسج تو نہیں جاتا نا. مجھے صرف دکھ یہ ہے کہ ہمیں جس ایک ڈٹرمنڈ اور مسلح انتہا پسند چورش کا سامنا ہے, اس سے نمٹنے کے لیے ہم
100 साल पहले पहली जंग अजीम शुरू हुई थी 1914 में, जिसमें जंगें आमने सामने खड़े होकर, खंदकें खोदकर ट्रेंच वॉरफेयर हुई थी। ये वो वाली जंग नहीं है। सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपके तवज्जो से नाजरीन तक और मेरे जितने भी कॉलीग्स सुन रहे हैं और यहाँ मौजूद हैं, कि ये 1914 नहीं है। हमें किसी आर्मी का सामना नहीं है, सामने कोई फौज नहीं खड़ी, एक नेटवर्क है जिसका हम, सो इट्स नॉट एन आर्मी, इट्स ए नेटवर्क जिससे हम लड़ रहे हैं, जो पूरे मुल्क में ऑपरेट करता है, जो है दीर में भी और चित्राल में भी एक्ट कर रहा है, जो कराची में भी एक्ट कर रहा है बैक वक्त। तो हमें उस नेटवर्क का सामने, अब उससे लड़ने के लिए हमें ट्रेंच वॉरफेयर, या किसी का ये ख्याल है, मुझे मुकम्मल करने दें, अगर किसी का ये ख्याल है कि जी बाकायदा ऐलान तबले जंग बजेगा, ये मैं आपको वाजे करूं, क्योंकि हम जिस दुश्मन से लड़ रहे हैं वो बहुत फैला हुआ है, और उससे लड़ने के लिए हमें, देखिए हमारे पास स्पेक्ट्रम क्या है, मैं आपको बता दें तो, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो शायद अभी डिबेट होगी तो उसमें भी खुलकर, इससे लड़ने के लिए जो हाईएस्ट आर्मी अफवाज के पास फोर्स होती है, दैट इज हैवी मैकेनाइज्ड फोर्स, ठीक, वहां से लेकर लोकल सतह पे जो कम्युनिटी पुलिसमैन है ना जी, गली में फिर रहा है मेरे शहर में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, हैवी मैकेनाइज्ड फोर्स से लेकर उस आखिरी गली में चलने वाले कस्बे के अंदर पुलिसमैन तक पूरी जंग लड़, नहीं आपकी बात दुरुस्त है, आई एग्री, और बैक वक्त लड़, अगर ऐसा है, नहीं खुरम भाई, अगर ऐसा है तो आज आर्मी चीफ ने यह कहा कि 3 से 6 हफ्तों में हम वजीरिस्तान क्लियर कर सकते हैं। इसका मतलब है दे आर कॉन्फिडेंट। जो पिछले 11 हमले हुए हैं उसके अंदर जो बेशुमार लोग मारे गए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट इंटेलिजेंस के ऊपर मारे गए, बेहतरीन ऑपरेशन, ये सर्जिकल स्ट्राइक। जब हम इंसर्जेंसी से लड़े, मुझे अगर रिकॉर्ड पे चीजें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान और भी है कि अगर गवर्नमेंट हमें परमिट करती है तो वी कैन टेक एक्शन। क्लियर करना आसान है, ये होल्ड एंड बिल्ड करना डिफिकल्ट है। अच्छा, नहीं, अब होल्ड और बिल्ड भी जो है, अच्छा वो भी बैक वक्त चलेगा तो मामला चलेगा। ठीक बात है, मैं ये आई एग्री विद यू, आई टोटली एग्री विद यू कि सब चीजें बैक वक्त करनी है, लेकिन हमें कंफ्यूज, पिछले जो 9 महीनों के अंदर हमने फिजा बनाई है, लेजिटिमेसी बहुत सारी चीजों को दे दी है, इसी कंफ्यूजन के अंदर उसका जवाब कहां? और अगर आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि 3 से 6 हफ्ते के बीच हम आपको वजीरिस्तान आपको साफ सुथरा करके दे सकते हैं, तो फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट रिलक्टेंट कहां है, क्यों है, क्या वजह है? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खुरम भाई, आप बात कंप्लीट कर रहे थे कि आर्मी चीफ के स्टेटमेंट जिसका वसीम अब हमें हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी है। पाकिस्तान के अवाम ने हमें फैसले करने के लिए मुंतखब बिल्कुल किया है, और पार्लियामान में जो ऐसे मामलात हैं, इसीलिए पॉलिसी पार्लियामान में रख दी गई है, कल तक सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और इसके ऊपर जिस भी बहस होगी। लेकिन ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि हमने इसके ऊपर अमल का आगाज कर दिया। अच्छा, उसमें जो सीक्रेट हिस्सा है वो भी बताया जाएगा, वो भी एक्सप्लेन किया गया है? देखिए, सीक्रेट हिस्सा तो डे टू डे है ना जी, डे टू डे है कि किस दिन किस चीज के ऊपर अटैक होना है, और वो सीक्रेट हिस्सा उस तरह लिखा भी नहीं हुआ वहां। वो तो ये है कि किस मौके पे, क्योंकि देखिए इसका जो पहला भी फेज है जो मैं डिफाइन कर दूं, विच इज ए लिमिटेड प्यूनिटिव स्ट्रेटेजी, ठीक है। और ये बात जो है चौधरी साहब कह भी चुके हैं कि भाई कहीं भी अगर अब हमला होगा पाकिस्तान में तो हम उनके हेडक्वार्टर को हिट करेंगे। लेकिन ये बात जो आर्मी चीफ ने कही है, हमें ये, काश ये मामला सिर्फ शुमाली वजीरिस्तान तक महदूद होता तो हम कहते जी क्लियर हो गया तो मामला हल हो गया, लेकिन ये वहां तक महदूद नहीं है। ये हमारे कबायली इलाकों में, उनके साथ केपी में जो इसका बैकलैश हमारे शहरों में आ सकता है। नहीं, बैकलैश बिल्कुल आ सकता है, उसका बैकलैश आईडीपीज की सूरत में भी आना है, और उसके लिए ऑलरेडी कल काबीना ने जो है वो जनरल अब्दुल कादिर बलोच को एज ए पॉइंट पर्सन नॉमिनेट कर दिया, वज़ीर-ए-आज़म ने जिम्मेदारी दे दी। अच्छा, मैं आपको एक सेकंड, हम तो तमाम जो इसके मुज़मरात हैं तैयार है आप उसके लिए। लेकिन एक बात मेरी कोशिश, यहाँ बार बार कंफ्यूजन का जिक्र होता है, पेचीदगी और इंतशार में हमें फर्क करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कम्प्लेक्सिटी एंड कंफ्यूजन। नहीं, मगर ये जो पिछले जो कम्प्लेक्स सिचुएशन है उसका हमें इदराक करें, और मुझे ये उम्मीद है कि जब वो डॉक्यूमेंट मेंबरान असेंबली पढ़ेंगे उन्हें मालूम होगा कि कितनी पेचीदा सूरत हाल है, और जो उसके अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट है, मैं इसको मुकम्मल कर लूं। हम इस वक्त काउंटर इंसर्जेंसी के लिए पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा स्ट्रेटजी का ये है, और कि सिविलियन के लिए सपोर्ट के लिए वो आप पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल है। लेकिन इसका बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि हमें आने वाले जो 12 से 18 महीने हैं, एक पैरेलल सिविलियन काउंटर इंसर्जेंसी
कैपेबिलिटी क्रिएट करनी है ताकि वो उस अस्करी अफवाज के साथ मिलकर अप्रिशिएटेबल ये लॉन्ग टर्म नहीं, ये 12 से 18 महीने की। ठीक है, लेकिन ये बताइए, वी हैव बीन वेरी क्लियर। मैं बिल्कुल खुर्रम साहब की इस बात को समझती हूँ। कॉम्प्लेक्सिटी का इदराक हमें है, और मैंने पहले भी कहा कि इस चैलेंज को हम समझते हैं, हम हुकूमत में भी रह चुके, और इसके अलावा एक बड़ा एक्सपीरियंस हमें है इन तमाम चीजों का। हमारी तो अपनी लीडरशिप निशाना बनी है इस मिलिटेंसी और इस एक्सट्रीमिज्म की वजह से। तो हम खुद समझते हैं, हम तो वो जमात है जो इलेक्शन में कैंपेन नहीं कर सके इस तमाम सूरत हाल की रोशनी में। तो द कॉम्प्लेक्सिटी इज वेल अंडरस्टूड बाय अस। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखिए जी, आप जो भी करेंगे हमें आप ही को देखना है। यू आर गोइंग टू सेट द पेस, द डायरेक्शन, स्ट्रैटेजी, ये तमाम चीजें आपकी जानिब से। जहां तक पीपल्स पार्टी का सवाल है, बेशक हम ऑपोजिशन में, लेकिन इस सिचुएशन में हमें कौम है, नहीं वो इमरान हमें खान कौम साहब से है, तो and we कंसल्ट stand करते हैं। together। इमरान खान साहब से तो वो तो करते आज हैं। भी उन्होंने कहा कि पीटीआई की नुमाइंदगी भी एक कमेटी में मौजूद हाँ, थी, बिल्कुल, तो खुद उस का। पर शाह साहब ने ये कहा कि पीपल्स पार्टी की तो नहीं थी ना नुमाइंदगी। तो आप कम से कम, आप हम में से कोई एक शख्स हो, एक एक पार्टी का, उनको बिठा के आप कुछ इनपुट हम देंगे, कुछ अपने तजुर्बात की रोशनी में, क्योंकि इसमें एक कलेक्टिव विजडम आना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हसास नौयत की इंफॉर्मेशन और बिल्कुल कि कहां आपने क्या करना है, किस वक्त करना है, ये तो वो हम शेयर इसलिए ना नहीं करें, कहेंगे, बिल्कुल नहीं शेयर, इसलिए वो ना भी नहीं करें सकती। क्योंकि देखिए, हाँ। कोई और भी सुन रहा है, कोई और भी देख रहा है, हमें अमन चाहिए। बिल्कुल। अब अच्छा, ये सब चीजें जिस मकसद से हो रही हैं, उस मकसद वो या मकसद मकासद फौत को हो आपने जाएगा। हासिल करना एग्जैक्टली, है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएगा सिराजुल हक साहब, जैसे आईडीपीज की बात हुई है, जनाब कादर बलोच साहब, बड़ा एक्सपीरियंस है उनका, उनकी सरबराही में कमेटी भी बना दी गई, लेकिन केपीके की गवर्नमेंट के साथ कोई कंसल्टेशन हुई है इस मामले के ऊपर कि किस तरह से आईडीपीज अगर आएंगे तो मैनेज क्या करना है, किस तरह करना है? मैडम, अब तक सूरत हाल यह है कि जो पुराने आईडीपीज हैं उनका मसला भी हल नहीं हुआ है, और वो भी लाखों की तादाद में चारों तरफ मौजूद है। अब जो ये नया ऑपरेशन या जंग होगा, जिसके लिए लोग बहुत बेताब है, और उसको क्रिकेट मैच भी बाज लोग कह रहे हैं, हमें असल वरी और अफसोस ये है कि इसके नतीजे में जो लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। अभी तक मरकजी हुकूमत ने हमारे साथ इस हवाले से कोई लिहाज़ान और कोई राबिता नहीं रखा है कि क्या करना है, किस वक्त करना है, और उसके जो नताइज है उससे किस तरह निपटना है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ हर काम होता है, लेकिन एक काम खराब होने के बाद मशावरत भी होती है, वसाइल भी मुहैया किए जाते हैं। हमारा डिमांड ये है कि जिस तरह खुद नवाज शरीफ साहब ने तस्लीम किया था कि खैबर पख्तूनख्वा इसमें एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है जिस पे सबसे ज्यादा बोझ पड़ा है, तो अब तक एज ए सीनियर मिनिस्टर या मेरे वजीर आला साहब परवेज खटक को तो इन्होंने अनबोर्ड नहीं लिया है, न हमारे कैबिनेट के साथ कोई नशस्त की है, न हमें अपनी पॉलिसी से आगाह किया है। तो बस यही खबरें जिस तरह आज आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं। अच्छा, इसका मतलब है कि आपको नहीं आगाह किया गया, लेकिन नसीब अख्तर साहब जी, मेरी गुजारिश है, देखें, एक मुंतखब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, उसको कोई अमर माने नहीं है कि अगर कुछ सिचुएशन अराइज होती है, उनके पास वसाइल मौजूद है कि वो खुद आगे बढ़ें। देखिए, हमें ये बात जो निसार साहब ने तफसीलन की है, मैं इसको दोहरा देता हूं कि उन्होंने कहा कि हमने तमाम सूबाई हुकूमतों से इनपुट मांगा, और वो मुस्तकिल उन्होंने कहा कि मैं जो पिछले मुज़ाकरात का दौर था जो कि खुफिया था, उस दौरान मुकम्मल तौर पर लेकिन इनपुट नहीं आया। अच्छा, वो डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वसाइल राब्ता नहीं हुआ। खुर्रम साहब ने वसाइल की बात की थी कि खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जिसकी चैलेंज को रिकग्नाइज किया तमाम दीगर सूबों ने, और जब नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड की तश्कील हुई तो 1% ऑफ द डिविजिबल पूल जो था वो आपने बिल्कुल वो आपने टेररिज्म को फाइट करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा को दिया, और पिछले बरस 18 बिलियन उनको मिला है। तकरीबन मैं बता रही हूं, इस पर देखिए बात ये कि आपको फैसिलिटेट किया गया एक सिस्टम के तहत। पॉइंट अब आपने उसमें क्लैरिटी किधर है, क्या किया क्या नहीं। मैं समझती हूँ कि जब आप दीगर स्टेक होल्डर्स के परफॉर्मेंस देखेंगे तो कहीं ना कहीं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी जवाब देना। अच्छा वसीम भाई, ये तो अब खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को भी जवाब देना होगा, ये तो तब की बात होगी। अब हम क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के स्टांस में क्लैरिटी अभी तक उस तरह से नहीं आई, शायद उसमें बहुत सारी हम जो चीजें नहीं जानते हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते, मगर इशू ये है कि क्लैरिटी कहीं भी नहीं है। पिछले 9 महीनों के अंदर जिस तरह से एक फिजा बनाई गई है, लेजिटिमाइज किया गया इन सब ग्रुप्स को, जिस तरह से इनको जगह मिली है, आज जो खत आया शाहिदुल्लाह शाहिद का इसके बाद, वो ये कहते हैं कि हम आपसे ये जंग जीत जाएंगे,
बड़े वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि आप ऑपरेशन की बात करें तो हम एक शानदार नतीजे के लिए तैयार बैठे हैं इसको करने के लिए, और एक लंबा चौड़ा खत है जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब को उन्होंने वाज़ेह किया, वो तो क्लियर है सर, हम क्लियर नहीं है, क्यों? देखें, अब इस खत को भी अगर सामने रखते हैं तो फिर साहिब इक़्तिदार हुकूमत और अस्करी कुव्वतों को इस खत को भी गौर से देखना होगा और कोई अपनी डिसीजंस लेनी होंगी। जो आज इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने तकरीर की थी, मेरी नजर में कौम को मायूसी हुई है क्योंकि कौम कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं अवाम की बात कर रहा हूं। फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने जो बात की हमारे समझ में आई, अच्छी बात है कि सबको मदऊ करें, और फिर उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा दे दिया कि ठीक है, मैं सारे लीडरान को या असेंबली में से जो सियासी जमातें, मजहबी जमातें, उनको लेके बैठूंगा। तो ये हो सकता है उसमें कोई आगे बात बढ़ जाए, मगर देखें प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो 50,000 या जो भी लोग हमारे शहीद हो गए हैं मुल्क के, उससे एक भी आगे ना बढ़े, उसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? फौज रिकॉर्ड पे है कि ड्रोन अटैक्स हों या ये दहशतगर्दों के हमले हों, वो वेट कर रही है गवर्नमेंट हमें बताए, हमें ऑर्डर्स दे तो हम एक्शन ले सकते हैं और कामयाबी से लेंगे, ड्रोन पे भी और ये जमीनी पे भी। मगर हम रिलक्टेंट हैं, ऐसा लग रहा है। क्या वजूहात हो सकती है? मैं बहुत सारी वजूहात यहां एक्सप्लेन कर सकता हूं, मगर मैं उन तलखियों में नहीं जाना चाह रहा। आज जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टीज मुल्क की जो चाह रही हैं कि अगर वो हथियार डाल के आपसे बातचीत करते हैं, बिस्मिल्लाह, सही नहीं करते तो एक्शन कल होना चाहिए, क्योंकि जो मरेगा फिर वो आप पे जिम्मेदारी होगी। जो शहीद हो गया, बच्चा, औरत, जो भी होगा इस मुल्क का शहरी, वो आप पे जिम्मेदारी होगी। और अब यहां कोलैटरल डैमेज की जो बात हो रही है, आईडीपीज की बात कर लेते हैं। मुझे अफसोस होता है, आप लोग मरवा रहे हो, आईडीपीज की फिक्र कर रहे हो। आईडीपीज का एक्सपीरियंस फौज को भी है, स्वात में जो हुआ उसमें सब कुछ भुगता है सबने, हुकूमतों की भी है, पीपुल्स पार्टी को भी है, पीपुल्स पार्टी से मशवरा लें आप। मगर जो एक्शन होना है, जो हमें जाने रोकनी है, उसको रोकें। हम आईडीपीज को बसा लेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन वसीम भाई, ये सब तो कंसल्टेशन, ये सब चीजें कंसल्टेशन से होंगी। हम यही तो बार बार कह रहे हैं कि पार्लियामेंट किधर है? स्टेक होल्डर्स को तो आप कंसल्ट कर नहीं रहे। केपीके हो गया, कराची में तालिबानाइजेशन अरूज पे है, एमक्यूएम हो गई, यहाँ की सियासी जमातें, पीपुल्स पार्टी नहीं, मगर स्टेक होल्डर बना दिया ना, स्टेक होल्डर तो हमने बना दिया, हम सब ने मिलकर बना दिया स्टेक होल्डर, जिनको बनाना था हमने। इसके ऊपर गुफ्तगू हुई, उसमें वैसे अच्छा रिजल्ट भी तो निकला है ना, इसीलिए कि सबकी कंसल्टेशन। लेकिन जाहिर है, देखिए, हमें जब पाकिस्तान के अवाम ने मोहम्मद नवाज शरीफ को मुंतखबी इसीलिए किया है कि वो अब एक वसीतर मुशावरत बहुत अच्छी बात है, पार्लियामान में बहस बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस मामले में वसीम भाई से मैं बिल्कुल एग्री हूं कि हमें आगे बढ़ना है ना। और ये जिस तरह मैंने कहा कि हमने ऑलरेडी जो पहला स्टेप है, लिमिटेड प्यूनिटिव स्ट्रैटेजी, वो इन प्लेस आ गई है। अच्छा, मैं एक ब्रेक लेती हूं। बिल्कुल, ये भी बात गवर्नमेंट की भी दुरुस्त है, लेकिन ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आई है, हमने जुम्मे को भी इस पे बहुत भरपूर प्रोग्राम किया था। ये टेक्नोलॉजी इस कदर कामयाब है कि पाकिस्तान को शायद किसी और ऑप्शन की तरफ जाना ही ना पड़े, इतने अच्छे इसके नतायज निकल रहे हैं। ये है क्या? और फिर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का ये शिकवा कि वो ऑन बोर्ड नहीं है, क्यों नहीं है? एक ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। क्विकली सिराजुल हक साहब आपको इनपुट देना चाहे थे, फिर सबसे लेते हैं। क्या आपको फेडरल गवर्नमेंट कह रही है हमने एतमाद में लिया, करना क्या चाहिए सर? अगर आईडीपीज आते हैं, वैसे तो अभी ग्राउंड ऑपरेशन की कोई खास बात नहीं हो रही, लेकिन अगर आते हैं तो आपके पास इंतजामात क्या है? वो सब कुछ आपके पास तो है जो दिया हुआ है फेडरल गवर्नमेंट ने। यानी अभी हमें फॉर्मली कोई बात मरकजी हुकूमत ने नहीं की है और पहले से भी बहुत सारे लोग मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूं कि जमहूरी हुकूमत का ये खासा होना चाहिए कि वो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करे, मशावरत कर ले। इसमें ग्रेटनेस है, इसमें बड़ाई है। हम नवाज शरीफ साहब से हमने मुलाकात की थी तो उन्होंने सिर्फ एक फ़िक्रा ही कहा था कि आप मुज़ाकिरात में हाथ बढ़ाएं, तो उससे तो हमने ये समझा कि ऑपरेशन को कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब चूंकि इन्होंने नई सूरत हाल सामने आई है, तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें हमें सिविलियन को, हमें आम आबादी को, खुसूसी तौर पर जिस तरह माजी में इसमें आम आबादी मुतासर हुई है, इसका बहुत अहतमाम करने की ज़रूरत है।
اور ہم جب آپریشن سراج الحق صاحب ابھی تک تو جو سرجیکل سٹرائکس ہو رہی ہیں اس میں نہ ہونے کے برابر نقصان ہوا ہے، اس میں ازبک مارے گئے ہیں، چیچن مارے گئے ہیں، آپ کے سامنے ڈیٹیلز ہیں. تو سر یہ تو ہماری سوورینٹی کو یہ بھی چیلنج کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس میں تو کوئی کولیٹرل ڈیمیج کی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے اس پورے سٹرائکس کے اندر. یعنی دیکھیے ایسی سٹرائکس ہونی چاہیے نا. میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے بالکل یاد ہے جناب پرویز مشرف صاحب نے جس طرح بیانات دیے تھے کہ بس 10 دنوں کی بات ہے. پھر جناب جنرل کیانی صاحب کے وہ بیانات بھی آپ کو، پھر جو ہمارے ملک رحمان صاحب تھے ان کے بیانات بھی آپ کو یاد ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مسائل جھوکی تو رہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جذبات ہونے کے بجائے ٹھیک ہے، بعض لوگ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ کی حکومت بس جلد از جلد پنس جائے، مشکل سے دوچار ہو جائے، ہماری فوج مشکل سے دوچار ہو جائے، اس لیے کہ فوج سے انتقام لینا بعض لوگوں کا ایک ہدف ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب بچ جائیں. اور دنیا میں اب بھی میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی اس طرح کے تنازعات ہیں دنیا میں، صرف ہمیں اس کو فیس کرنا نہیں پڑ رہا ہے. 83% اچھا یہ سراج الحق صاحب یہ روز بات ہوتی ہے کہ آپریشن کا، یعنی آپ کا مطلب یہ کہ آپریشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سر سوات میں آپریشن کا فائدہ ہوا ہے، تیرا ویلی میں ابھی حال ہی میں ہوا تو آپریشن فائدہ ہوا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سوات جیسا آپریشن کر دیں، تو آپ کی بات سے کیا مطلب لیا جائے؟ میڈم میرے بات سے یہ مطلب لے لے کہ سوات کے آپریشن، تیرا کے آپریشن کے باوجود بھی 11 سال گزر گئے، ہمیں ویسے ہی صورتحال کا سامنا ہے. اور میڈم آپ اس پر بھی سوچیں کہ اگر ہماری فورسز اس کا پیچھا بھی کر لے تو کیا وہ بارڈر کراس کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو ایک ایسا خطہ درپیش ہے جہاں افغانستان شروع ہوتا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا نے 83% تنازعات جس طریقے سے حل کیے ہیں ہمیں بھی. اور میں اس لیے مذاکرات سے مایوس نہیں ہوں کہ ابھی مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئے ہیں، دونوں فریقوں کا آمنا سامنا ہی نہیں ہوا ہے. اچھا وسیم اختر صاحب اچھا سراج الحق صاحب میں وسیم اختر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن ابھی تو مذاکرات شروع نہیں ہوئے تھے تو ہم نتیجے پہ پہنچ گئے. یہ جو کلنگز ہوئی ہیں بیچ میں، یہ اس پہ سراج الحق صاحب نہیں بات کرے ابھی جو ان مذاکرات کے آغاز پہ ہو گئی. آپ کیا کہتے ہیں، کیا آپریشن ہی واحد حل ہے جس سے نمٹ کے پاکستان اس سے نکل سکتے ہیں دہشت گردی سے؟ دیکھیں سب نے چانس دیا ہے نا نیگوسیشنز کا، بہت زیادہ دیا ہے چانس. اس کے باوجود آپ نے دیکھا گردنیں کٹیں، پولیس والے مارے گئے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں. دیکھیں جو ہم یہ باتیں کر جاتے ہیں نا، مثالیں دیتے ہیں دوسرے ملکوں کی، وہ جن کی مثالیں دیتے ہیں انگلینڈ کی اور کہیں اور کی مثالیں دیتے ہیں آپ، وہ لوگ ریزنیبل لوگ تھے، وہ لوگ لاجک پہ بات کرتے تھے، وہ ریزنیبل لوگ تھے. یہ تو درندے ہیں، ان کو سوشل ویلیوز پتہ ہی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، ان کی پرورش کیا ہے، یہ کس کی اولادیں ہیں، کون ہیں یہ لوگ، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ان سے اگر آپ ان کو ملاتے ہو تو یہ میں نہیں مانتا. ان سے تو ایک زبان ہی استعمال ہو سکتی ہے. ہم نے نیگوشیشن کی پہلے چانس لیا مگر اس کے باوجود انہوں نے یہ کام کیا. اب ایکشن ہی ایک آپشن رہ گیا ہے اور سخت ایکشن ہونا چاہیے. اگر کولیٹرل ڈیمیج ہے تو بھائی روز جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں ان کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی؟ روز جو مر رہے ہیں ہمارے لوگ، فوجی مر رہے ہیں، سویلینز مر رہے ہیں، وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پہ کوئی نہیں سوچتا. بالکل. یہ شازیہ آپ اگری کرتی ہیں کہ اگر اس سے آپریشن واحد حل نہیں ہے یا مذاکرات کو ساتھ رکھنا چاہیے جیسے گورنمنٹ کے بھی سٹانس سامنے آ رہا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کے اندر جو پیچیدگیاں ہے اس سے ہم بالکل آگاہ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کسی بھی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ہم نے سامنا کیا اور آج بھی بالکل آسان کام نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اس میں پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے، زیادہ پارٹیسپیشن ہو. بے شک پارٹیسپیشن کا جو فورم ہے وہ کیا ہوگا یہ ڈیسائیڈ حکومت کر لے، لیکن اس میں یقینی طور پر ہر وہ سٹیک ہولڈر جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے اس کو کم از کم ساتھ ہونا چاہیے. جہاں تک دوسری بات ہے کہ میں یہ بھی کہوں گی کہ تقریباً 60-65 ہزار لوگ شہید ہو جاتے ہیں آپ کے پاکستانی، اور اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ جذباتی نہ ہو، آپ ایسی بات نہ کریں جو کہ یہ نتیجہ دے دے یا دوسرا نتیجہ دے دے. میں سمجھتی ہوں کہ جی نتیجہ ایک ہی چاہیے، ہمیں امن چاہیے پاکستان کے اندر. یہ جس طریقے سے ہمارے پاکستانیوں کو نہتے بے گناہ
طرح मासूम शहरियों को मार रहे हैं, उनका खून बहा रहे हैं, ये किस किस्म के इस्लाम की बात करते हैं, ये कैसी दरिंदगी है। मैं फिर एक बात कहूंगी कि देखिए जो भी करेंगे हम जमहूरियत के दायरे में रहकर करेंगे। पाकिस्तान में जो जमहूरियत है और जो रियासत है उसमें जो इदारे हैं उनकी अपना काम करेगी, जो फौज का काम है वो एक रियासत का हिस्सा रहकर करेगी। लेकिन यकीनी तौर पर इससे ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इदारा टेक ओवर कर सकता है, ये रियासत है, यहाँ जमहूरियत है, लिहाजा उसके अंदर दायरे के अंदर जिम्मेदारी अपने दायरे में रहकर सर अंजाम देगा। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? दो तीन इशू से पहली बात यह कि जंग या ऑपरेशन का लफ्ज अभी दुरुस्त नहीं है, अभी सिर्फ प्रिसिजन स्ट्राइक्स हो रही हैं, जैसे मैंने कहा लिमिटेड प्यूनिटिव स्ट्रैटेजी है जो हुकूमत है। दूसरी बात है, देखिए जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि हम नए मुज़ाकरात का आगाज करने लगे जनवरी के आखिर में, उससे आप देखेंगे उसके बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, क्योंकि इस दौरान एक एक्सपोज हो गया जिनसे हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। 465 लोग मारे गए इन 20-22 दिनों के अंदर। उन 20-22 दिनों में जबकि ड्रोन का कोई हमला नहीं हुआ, जबकि उस दौरान कोई स्ट्राइक भी नहीं हुई हुकूमत की तरफ से, जब ये दो बातें नहीं हुई तो उसके बावजूद मेरे जो 465 पाकिस्तानी भाई थे और बहनें थे उनकी जानें क्यों गई? ये बात पाकिस्तानी कौम को भी समझ आई कि जिस दौर में एक शायद प्रॉब्ली 2004 के बाद सबसे लंबा अरसा है कि ड्रोन अटैक नहीं हुआ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का, ये एक हमें अचीवमेंट है कि जी हमने इतने ऐसे नहीं। जो बात मानने वाली और इस कैबिनेट के सामने 20 जनवरी को ये रखी गई थी डॉक्यूमेंट, कैबिनेट ने इसके ऊपर 1 महीना हमने इसको पढ़ा है और कल फाइनली आके जब इसके ऊपर फाइनल डिस्कशन हो गई, अब जो असल एक जंग जरूर हो रही है, लेकिन ये वो जंग स्ट्राइक्स वाली नहीं है, वो जंग खुदकश बमबारी वाली नहीं है, वो जंग है आइन पसंदी और इंतहा पसंदी की तरफ। दिस इज द बैटल, पाकिस्तान की रूह के लिए बैटल हो रही है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा या एक्सट्रीमिज्म होगा, और ये जंग इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में, जमहूरी मुंतखब हुक्मरानों की क़यादत जीतेगा। और इसमें जितने भी इशूज हैं, सबकी ख्वाहिश है, और ये इसमें जितने इशूज हैं, इसीलिए हमने कहा, और ये बात चौधरी निसार अली खान साहब ने की, मैं सुधराता हूं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये कोई पत्थर पर नहीं लिखा, इसके बाद ये इवॉल्व होगा, तमाम लोग इसके अंदर आएंगे, तमाम हुकूमतें इसके अंदर अपना इनपुट देंगी और इंशाल्लाह हम उस तक पहुंचेंगे।